G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखो G20 एंड हो गया, बट G20 की कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं और मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे समिट हुए हैं, जो इनके एक शेरपा होता है और एक दूसरा फाइनेंस ट्रैक वाले होते हैं। तो शेरपाज में जो हमारे शेरपा हैं अमिताभ कांत वो जाएंगे, और जो फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग होगी इसमें हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जाएंगे और फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं उसमें। ज्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं उस वाली मीटिंग में। ठीक है, तो ये बेटा यशो भूमि न्यू दिल्ली में होगा। ये यशो भूमि अभी किसका नाम रखा गया है पता है तुम्हें? यशो भूमि अभी प्रधानमंत्री जी ने नाम बदला है। अब मैं बता रही हूँ कि किसका नाम रखा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ये द्वारका में है। इसका नाम बदल करके यशो भूमि रखा गया है। ठीक है, इसका नाम बदल करके यशो भूमि रखा गया है। जो पार्लियामेंट्री जो स्पीकर्स होंगे ना, हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। अब जो है ओम बिरला, ऐसे याद रखना होता है। जैसे कि लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर होता है, जो ऊपर बैठते हैं वो चिल्लाते रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि चुप हो जाओ, या हाँ कि सुन रहा हूँ मैं तुम लोगों की बातें। ठीक है तो वो स्पीकर होते हैं ऊपर, जो सदन को चलाते हैं लोकसभा में। तो स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और राज्यसभा में कौन रहता है? वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन इस वक्त कौन है? ये है जगदीप धनखड़। ठीक है, और स्पीकर कौन है? ओम बिरला। तो अभी इस मीटिंग में कौन जाएगा? स्पीकर जाएंगे। सभी कंट्रीज के संसद से स्पीकर आएंगे, अलग अलग कंट्रीज के, जो G20 का पार्ट होंगे, और वो इसमें समिट में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, यशो भूमि नई दिल्ली। यशो भूमि किसका बदला हुआ नाम है? ये इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो है, इसका नाम बदल के इन्होंने रखा है। हाल ही में भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो बेटा अभी हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, और वहां पर देखो हमारे काफी जाते हैं वहां पे, जो सिटीजन्स हैं, काम तो नहीं बट वो, क्योंकि इसराइल में काफी अच्छा डेवलप्ड कंट्री है, वैसे मतलब डेवलप तो नहीं बट इट्स ऑलमोस्ट कि सबसे अच्छा डिफेंस वहाँ का है, और बाकी चीजें भी फिल्म या इन चीजों को लेकर भी वहाँ पे जाते रहते हैं, शूटिंग वगैरह के लिए कुछ लोग जाते हैं। तो अभी नुसरत भरूच तुमने देखी हो, अ, वो हीरोइन है जो अब से पहले ड्रीम गर्ल 2 में 1 में जो थी, नाम देखा होगा तुमने, नुसरत भरूच, देख सुनी है नाम? वो भी फंस गई थी, उन्हें भी वहां से निकलवाया है, वही इसराइल में चली गई थी ना वो, वहां पर किसी काम से गई होंगी। तुमने देखा नहीं क्या नुसरत भरूच? अरे वो नहीं है, टीटू, टीटू वाली है वो, टीटू के तो पता नहीं कुछ ऐसी नाम है, टीटू के सोनी की, सोनू की ट्विटर स्वीटी कुछ करके, पता नहीं क्या नाम है। हाँ वो हीरोइन, हाँ मतलब वो नुसरत भरूच, और भी मूवी में है, मतलब एक में नहीं है। हाँ वही जो भी सोनू के स्वीटी के, पता नहीं क्या 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 नाम है, अजीब सा नाम है। तो वो जो है वो भी वहीं पे थी। ठीक है, तो उन्हें तो निकलवा लिया, लेकिन बेटा हमारे और सिटीजन भी वहां पर हैं, जो कि प्रॉब्ली, क्योंकि वहां पे तो देखो मिसाइलें दागी जा रही है, वहां बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, एक दिन में न जाने कितनी। कहानी कब स्टार्ट हुई थी? हमस जो है, बेसिकली हमस, गाजा जो है ना, इसराइल में जो जगह है गाजा, उस पे वो वहां पर है। अगर हम इसराइल की बात करें तो कुछ ऐसा है, यहाँ इसराइल है और यहाँ कुछ कुछ फिलिस्तीनियन टेरिटरी है, कुछ कुछ। ठीक है, ये फिलिस्तीनियन टेरिटरी है। तो यहाँ वेस्ट बैंक में यहाँ पर गाजा है। ठीक है, तो हमस जो है वो यहाँ पर है। अब हमस क्या है? हमस पहले नहीं था, हमस बना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये। और हमस का जो मेन मतलब, ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन को अलग नेशन बना दिया जाए। ठीक है, तो हमस ने 7 अक्टूबर को करीबन 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे बेटा। और मैंने बताया था तुम्हें आयरन डोम सिस्टम के बारे में, क्या होता है आयरन डोम सिस्टम? कि
अगर तुम पे कोई हमला कर रहा है, तुमने आयरन डोम सिस्टम लगा रखा है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम जिसे माना जाता है वो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम माना जाता है। और आयरन डोम सिस्टम में अगर कोई भी रॉकेट आएगा वो उसकी रडार पे कैप्चर हो जाएगा, रडार से ऑटोमेटिकली सिग्नल जनरेट हो जाएंगे और वो इंटरसेप्टर लॉन्च कर देगा और आधे से ज्यादा तो मिसाइल रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं। वो यही तक देख लेता है कि ये मिसाइल कितने रेंज की है और इसका ये कहाँ गिरेगी, और अगर जहां पे भी गिरी तो कितना नुकसान होगा, किस तरह से फटेगी, सब कुछ उसे वो आंक लेता है ये डिफेंस सिस्टम। और वो वहीं से फिर काउंटर रॉकेट लॉन्च कर देता है और उन्हें रास्ते में ही मार गिराता है। लेकिन 7 अक्टूबर की रात को मिडनाइट को जब हमस ने 5,000 से भी ज्यादा जो रॉकेट हैं वो दागे थे, तब आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। बेटा इतने सारे रॉकेट को कैसे एक टाइम पे कोई काउंटर कर सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार 5,000 रॉकेट, है ना। 100-200 तो बहुत दूर की बात है, 5,000 रॉकेट दागे हैं। और उसके बाद फिर वहां पे बेटा कैजुअलिटी 1,200 के करीब तो अभी करंट में बताया जा रहा है, और भी बेटा इंजर्ड है, जो इंजर्ड है वो भी बचने की उम्मीद कोई नहीं है। ठीक है, तो इतना बुरा हाल वहां पे हो रहा है। तो इस बीच हमारे गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है कि हमारे जो सेफली हैं, हमारे नेशनल जो है इंडियन नेशनल, उनको हमने बाहर निकालना है। ठीक है, इससे पहले यूक्रेन में हालत खराब हुई थी, यूक्रेन में हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था, यूक्रेन से मंगाए अपने जो नेशनल्स थे। और उससे पहले हमने सूडान से मंगाए अपने नेशनल, सूडान में हुआ था। तो कौन सी ऑपरेशन लॉन्च हुआ था? ऑपरेशन कावेरी। मतलब ऐसे जैसे कि कोड वर्ड, जैसे कि हर चीज, हर ऑपरेशन को एक नाम देना पड़ता है, कोड देना पड़ता है कि ये हमारा कोड है, उस तरह से। बाकी नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम डेविड या वो तो नहीं रख सकते ना, जॉन, इसलिए अजय रखेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय ये इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और टू नेशन थ्योरी तो यहाँ पे है ही बेटा। अगर इसराइल मान जाए इसे दूसरा नेशन बना दे तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, ना इसराइल मानने वाला है ना हमस मानने वाला है। बट इस बीच ना हमस फंस गया। ठीक है, वाई? बिकॉज हमस ने हमला कर दिया है बिना ये सोचे समझे। अब इसराइल को एक ग्राउंड मिल जाएगा हमस पे हमला करने का और खत्म करने का, और अब फिलिस्तीन वाला जो इशू है वो सोल्व होने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। नेक्स्ट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक किस स्थान पर ओजोन छिद्र ब्राजील से 3 गुना बड़ा है? तो बेटा अंटार्कटिक जो है वहां पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बताया है कि ओजोन जो छिद्र है ये 3 गुना बड़ा है ब्राजील से। अब क्या होता है ओजोन छिद्र, और क्यों ये इतना चर्चा में है, हमें क्यों टेंशन लेनी है इस बात से? हाँ, तो बेटा क्या बेसिकली क्या हो रहा है, तुमने देखा होगा ग्लोब में कि अंटार्कटिका कहाँ पर है? साउथ पोल पे। तो साउथ पोल पे ये पूरा अंटार्कटिका है, और यहाँ पर जो है ओजोन की लेयर जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, मतलब थिन हो गई है। छिद्र का मतलब है परत थिन होती चली जा रही है, यानी ओजोन वहां की कम होती चली जा रही है। अब इससे जो है क्लाइमेट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो यही है कि अल्ट्रावायलेट रेज और बाकी जो हार्मफुल रेज हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, वो धरती पर आ रही हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ओजोन का जो छिद्र है वो कम हो जाएगा तो इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, तुमने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इनको स्किन कैंसर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये अभी किसने बताया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अब कैसे पता चला होगा इनको? वे सैटेलाइट के थ्रू पता चला होगा कि इन्होंने रिसर्च की है, उसके बाद इन्हें पता चला कि अच्छा यहाँ पे ओजोन का जो लेयर है वो कम है। और इसी संस्था ने बताया है कि ओजोन का जो होल है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि और ज्यादा बढ़ रहा है। 1985 में ये बेटा वो हुआ था, डिस्कवर हुआ था 1985 में ये लॉन्च होल डिस्कवर, मतलब इसका पता चला था कि अंटार्कटिका पे लेयर है ओजोन की जो कि थिन होती जा रही है। ठीक है, 1985 में। और इससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल भी है। एक बना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये
के आते हैं एग्जाम में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। तो एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ये ओजोन की परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था सितंबर 16 1987 में। क्यों होता है वैसे ये? हाँ, ओजोन कैसे डिप्लीट हो जाती है? 1987 में ये समिट हुआ था और इसमें क्या वो रखा गया था टारगेट, जिससे भी इसको हानि होती है। किसको हानि होती है? किस किस चीजों से होती है? ओजोन को मैंने बताया था सीएफसीज होते हैं, एचएफसीज होते हैं, और ये सीएफसीज और एचएफसीज निकलते कहाँ से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये हमारे बेटा एसी, रेफ्रिजरेटर, फोम जो होती है और डिओड्रेंट, इन सब में होता है ये। ठीक है, ये डाला जाता है किसके लिए? कूलेंट के लिए, कूल करने के लिए। ठीक है, जो कूलिंग एजेंट है वो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ये जब रिलीज होते हैं एयर में तो ये क्या बना लेते हैं? ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ओजोन को रिएक्ट करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, अंटार्कटिका पे इतना बड़ा होल हो गया है। दो प्रोटोकॉल है इसके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और एक बेटा है किगाली अग्रीमेंट। अभी इसकी मीटिंग हुई है किगाली अग्रीमेंट की, इसकी मीटिंग हुई है किगाली रवांडा में, किगाली अग्रीमेंट। अब किगाली रवांडा में जो मीटिंग हुई है उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 80% जो है ये एचएफसी कम कर दिए जाए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इनकी कंजप्शन कम कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेट हो रही है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक किगाली एग्रीमेंट। ये अभी हाल ही में 2024 में रवांडा में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित पद्मा ब्रिज रेल लिंक किससे संबंधित है? तो जो ये चाइना है, चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेटा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है इसके तहत इन्होंने बांग्लादेश में पद्मा नदी पर ब्रिज, रेल ब्रिज बनाने की, निर्माण करने की वो की है। ठीक, तो अभी ये जो पद्मा ब्रिज रेल लिंक है, ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। तो शेख हसीना जो है इन्होंने अभी इसे इनॉग्रेट किया है इस प्रोजेक्ट को, और ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लिंक माना जा रहा है, मतलब इसी से लिंक है। और इसको पूरी तरह से फाइनेंस कौन करेगा? चाइना इसको फाइनेंस करेगा। ठीक है, और ये ढाका को जाशोर से कनेक्ट करेगा जो कि दोनों बांग्लादेश में है। और ये कितना लंबा बनेगा? ये बस 82 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, 82 किलोमीटर। नेक्स्ट है हाल ही में जारी 361 वेल्थ हुरून इन इंडिया रिच लिस्ट 2023 भारत में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति कौन है? हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई है बेटा 361 वेल्थ के नाम से, और इस लिस्ट में विच इंडियन हैज टॉप्ड, के इंडिया में सबसे ज्यादा वेल्थ जिसके पास है, नन अदर देन मुकेश अंबानी। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो है मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, लिस्ट में इनका नाम है वन वेल्थ और हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे कि किसने टॉप किए, ये पूछते हैं वन वर्ड में, बहुत आराम से पूछ लेंगे ऐसे क्वेश्चन कि हाल ही में ये लिस्ट जारी हुई है, इसमें सबसे रिचेस्ट भारत में कौन है, तो मुकेश अंबानी का नाम ही लिखना है। हाल ही में किस राज्य ने जुडिशियल सर्विसेज में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को प्रदान किया? तो बेटा बिहार में हाल ही में क्या हुआ है, जो जुडिशियल सर्विसेज है, जैसे कि बिहार जुडिशियल, बिहार सिविल जज जो है बीसीजे, या बिहार सिविल जज की जो वो होती है वहां पे परीक्षा, उस सर्विसेज में 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है इनको प्रदान किया जाएगा।
ये पहला स्टेट है जिन्होंने जुडिशियल सर्विसेज में भी रिजर्वेशन दिया है। अब से पहले देखो एजुकेशन के मामले में रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन बिहार में इन्होंने 10% इनको भी दे दिया, ईडब्ल्यूएस वालों को। ठीक है, तो जुडिशियल सर्विसेज का तुम्हें पता ही है, जो सिविल जज की परीक्षाएं होती है, स्टेट कराता है सिविल जज की परीक्षा, और सिविल जज की हर स्टेट की अपनी अपनी अलग है। इसकी भी अलग है, बिहार की। हमारे यूपी में पीसीएस जे होता है, राजस्थान में आरजे कुछ आरसीजे कुछ करके होता है। ठीक है, तो हर किसी की अलग अलग होती है सिविल जज की परीक्षाएं। इसमें बिहार ने दिया है अभी 10% ईडब्ल्यूएस। फिर नेक्स्ट है साउथ एशिया का प्रथम एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो हमारे साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, ये बेंगलुरु में बनेगा। ठीक है, रिकवरी ट्रेनिंग यानी कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ही है, ये नाम से ही पता चल जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में ही आंसर पता रहता है कि नाम से ही पता चल जाता है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ये सेटअप किया है, BIAL, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी सेंटर जो है ये बेंगलुरु में स्थापित किया है। और कौन से वाले एयरपोर्ट पे बनेगा ये? केम्पेगोड़ा, केम्पे काम्पेगोड़ा, काम्पेगोड़ा या काम्पेगोड़ा, तो काम्पेगोड़ा एयरपोर्ट जो है ये बेंगलोर में है। यहाँ पर इसके प्रमाइसिस में ये ट्रेनिंग स्कूल बनेगा, एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। और इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी एयरक्राफ्ट रिकवरी से रिलेटेड, और इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट क्रैश्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट। जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है ना, तो उसके कुछ पार्ट से कैसे उसको यूजफुल बनाना है या बाकी सारी चीजें कैसे रिकवर करनी है, वो चीज इसमें बताई जाएगी ट्रेनिंग स्कूल में। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का निर्देशक किसे चुना गया? तो बेटा अभी बानी वर्मा जो है, इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL का निर्देशक चुना गया है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तुम्हें बताइए, दिट्स अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया, और इस कंपनी में BHEL, इनको अभी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है बानी वर्मा को। ये बेटा 1964 में बनी थी और इंडिया के साथ ये एसोसिएटेड थी। 1964 में BHEL की स्थापना हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थी ये। और किसके सहयोग से बनी थी? ये यूके के साथ सहयोग से बनी थी। ठीक है, यूके और भारत के सहयोग से बनी थी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के सहयोग से बनी थी BHEL। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित व्योम मित्र क्या है? ये तुम्हारे काम की चीज है और तुम्हें पता भी होना चाहिए। व्योम मित्र, बेटा हमारा जो रोबोट है, इंडिया का जो रोबोट है, उसका नाम है व्योम मित्र, ह्यूमनॉइड रोबोट। जैसे कि रोबोट सोफिया है, देखी होगी सोफिया, नहीं देखी? अरे इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, सऊदी अरेबिया का रोबोट है वो, फीमेल लुकिंग। और देखते नहीं क्या तुम लोग व्योम मित्र जैसे कि रोबोट? ठीक है, चलो तुमने वो तो देखी होगी, रोबोट मूवी तो देखी ही होगा, रजनीकांत जैसा है वैसे ही वो है ये रोबोट। ठीक है, इट्स अ फीमेल लुकिंग। ठीक है, फीमेल लुकिंग है, और ये हमारा पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है भारत का। और क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि बेटा इसी रोबोट को हमने गगनयान जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गगनयान मिशन जो है उसके लिए चुना है। अब गगनयान मिशन क्या है? अगले साल एक मिशन लॉन्च होने वाला है गगनयान के नाम से। उस गगनयान में क्या है, इस रोबोट को बिठाया जाएगा और इसे अंतरिक्ष में खोज के लिए भेजा जाएगा। हम किसी ह्यूमन को नहीं भेज रहे, हम ह्यूमनॉइड भेज रहे हैं। ठीक है, तो रोबोट को भेजा जा रहा है गगनयान के एक्सप्लोरेशन के लिए। और गगनयान मिशन जो है ये हमारे भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, जिसमें कि हम किसी ह्यूमन को ना भेज करके ह्यूमनॉइड को भेज रहे हैं। दिस इज द वाइड डिसीजन। ठीक है,
रोबोट भेजने का जो डिसीजन है ये सबसे ज्यादा वाइज है, सो दैट कि देखो ह्यूमन की कॉस्ट तो फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए रोबोट तो दोबारा बनाया जा सकता है। तो व्योम मित्र भारतीय रोबोट है। गगनयान भारत का प्रथम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, 2024 में लाइकली लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? ये बेटा 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अर्थराइटिस बेसिकली कौन सी बीमारी होती है? जो जॉइंट्स में और बॉडी के जो जॉइंट्स में पेन होता है उसकी वजह से जो बाद में वो हो जाती है कुछ डिफॉर्मिटीज और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसे अर्थराइटिस कहते हैं। तुम्हें बताइए बोन से रिलेटेड है और ये 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना है और ज्यादा हमें डीप में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमारे एग्जाम के हिसाब से इतना काफी है। ठीक है, तो ये हो गया।